वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछा। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदी ग्रामर से संबंधित मैंने जो है काल को बता दिया है, यानी काल के बारे में जो भी परिभाषा और उसके जो भेद थे मैंने बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि समाज से संबंधित जो भी परिभाषा और उसके जो भेद थे वो भी मैंने बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो में विजिट करके देख सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में भी मैंने जो है टेंस के बारे में कुछ बताया है और कुछ शेष पार्ट रह गया है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लिंग के बारे में जानेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि स्पष्ट रूप से कि आज हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे। तो लिंग को क्या कहा जाता है? जेंडर कहा जाता है, जो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि लिंग कहते किसको हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या जाति। लिंग का क्या अर्थ होता है? चिन्ह या जाति, यानी किसी भी चीज़ का चिन्ह या फिर कोई जाति जो होगा वह हमारा लिंग कहलाएगा। तो ये आपने समझा। या इसको हम दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या जाति का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। तो आप भली भांति यह जान रहे हैं कि दुनिया में जितने भी चीज़ हैं सभी क्या हैं? तो संज्ञा है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कुछ किसी भी चीज़ का जो नाम होगा वह हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ये आप भली भांति जानते हैं। अब देखिए कि सारी दुनिया में मुख्यतः दो ही जातियां हैं। हिंदी व्याकरण में यदि आप देखेंगे तो सारी दुनिया में जातियों की संख्या कितनी है? दो है। एक या तो पुरुष जाति है और दूसरा आपका जो है स्त्री जाति, यानी पुरुष जाति और स्त्री जाति। अब प्रश्न ये उठता है कि जाति के आधार पर लिंग के कितने भेद हैं? तो जाति के आधार पर लिंग के दो भेद हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है ये आप भली भांति जान रहे हैं। तो पहला है, इसको कहते हैं हम पुल्लिंग। तो पुल्लिंग किसको कहा जाता है? पहला प्रश्न ये उठता है आखिर पुल्लिंग कहते किसको हैं? तो इस चीज़ को आप परिभाषा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि पुल्लिंग का अर्थ होता है जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे कि देखिए लड़का हमारा क्या हो गया? तो पुल्लिंग हो गया। बैल हमारा क्या हो गया? तो पुल्लिंग हो गया। राजा हमारा क्या हुआ? तो पुल्लिंग हुआ। इसी प्रकार दास, मालिक, ये सब क्या हो गया? पुल्लिंग हुआ। इसी प्रकार दूसरा नंबर आप देखिए कि स्त्रीलिंग, यानी कि जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे, अर्थात उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि लड़की हो गया, गाय हो गया, रानी हो गया, दास हो गया, मालकिन हो गया, घोड़ी हो गया इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए नोट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन प्राणीवाचक शब्दों के जोड़े होते हैं, यानी कि जिन प्राणीवाचक, यानी कि जिसमें जीव हो अर्थात जो सजीव हैं, जिनका जोड़ा होगा तो जो है उनका लिंग जानने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अर्थात जिन प्राणीवाचक शब्दों के जोड़े होंगे उनके लिंग जानने में कोई कठिनाई हमें नहीं होगी। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अक्सर जो है जब हम एग्जाम में जाते हैं तो लिंग से संबंधित कुछ चीज़ों को हम गलत कर देते हैं, क्योंकि हमको जो है उसका फॉर्मूला वगैरह सब जो है दिमाग में नहीं रहने के कारण जो है दिक्कत होता है, यानी कि उसका जो भेद है या फिर अपवाद में कुछ हो जाता है। तो इस तरह से जो है अगर आप ढंग से समझ लीजिएगा लिंग को इस वीडियो के माध्यम से तो आपको हम गारंटी देते हैं कि लिंग में कोई परेशानी आपको नहीं होगी समझने में। तो चलिए इसको आप देख रहे हैं कि जैसे कि घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की, यानी कि देखिए जोड़ा हो रहा है तो घोड़ा का अपोजिट यदि आप देखिएगा तो घोड़ी होगा, लड़का का तो लड़की हो जाएगा, इसी प्रकार राजा का तो रानी हो जाएगा, इसी प्रकार दास का क्या हो जाएगा? तो दासी हो जाएगा, मालिक का तो मालकिन। ये सब जो आप चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं नोट में, तो जिन शब्दों के जोड़े होंगे तो उनके लिंग को पहचानने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ों को आपने भली भांति समझा। अब हम लोग कुछ आगे देखने का प्रयास करेंगे और भी लिंग के अंतर्गत क्या क्या होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। तो चलिए हम अब इसको आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन शब्दों के जोड़े नहीं होते हैं, अर्थात जिन शब्दों का जोड़ा नहीं होगा उनका लिंग जानने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए हमें कुछ नियमों को याद रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप नियम याद रखते हैं तो आपको लिंग पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी।
तो देखिए कि क्या क्या नियम है लिंग को पहचानने का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जिन शब्दों के जोड़े नहीं होते हैं उनका लिंग जानने के लिए नियमों को समझना अति आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो पहला नियम आप देखिए कि दीर्घ इकारांत शब्द, यानी कि दीर्घ इकारांत शब्द जितने भी होंगे वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि दीर्घ इकारांत शब्द जो होंगे प्रायः स्त्रीलिंग ही होंगे। जैसे देखिए कि रानी, तो नी यानी कि दीर्घ इकारांत शब्द यहाँ पर है। घोरी दीर्घ इकारांत शब्द है। लड़की दीर्घ इकारांत शब्द है। दासी दीर्घ इकारांत शब्द है। नदी दीर्घ इकारांत शब्द है, इत्यादि। ये सब जितने भी हैं आपको सिर्फ नोट डाउन कर लेना है माइंड में कि जितने भी दीर्घ इकारांत शब्द होंगे वह प्रायः स्त्रीलिंग ही होंगे। कुछ अपवाद है उसको आप याद रखिएगा कि ये सब कुछ अपवाद है, बाकी सब जितने भी दीर्घ इकारांत शब्द होंगे वह प्रायः स्त्रीलिंग ही होंगे। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ अपवाद मैंने लिखा है। अपवाद में जैसे देखिए घी में दीर्घ इकारांत शब्द है। दही में भी यहाँ पर देख रहे हैं दीर्घ इकारांत शब्द है। मोती इसमें भी दीर्घ इकारांत शब्द है। जी इसमें भी दीर्घ इकारांत शब्द है। और पानी में भी दीर्घ इकारांत शब्द है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, जो है ये सब जो है पुल्लिंग है। तो मेनली आपको याद रखना होगा, जैसे कि घी हुआ यहाँ पर, उसके बाद फिर हो गया आपका दही, फिर हो गया आपका मोती, फिर हो गया आपका जी, और इसी प्रकार फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं पानी। तो यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि घी, दही, मोती, जी और पानी ये जो है पुल्लिंग है। बाकी जितने भी दीर्घ इकारांत शब्द होंगे वह प्रायः स्त्रीलिंग ही होंगे। ठीक है। अब आप दूसरे नियम को भी ढंग से आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जिन शब्दों के अंतिम अक्षर, यानी कि जिन शब्दों के अंतिम अक्षर तो हो, यानी कि तो हो, वे प्रायः क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। यानी कि जिन शब्दों का अंतिम अक्षर, आप लोग भली भांति याद रखिए कि जिन शब्दों का अंतिम अक्षर तो होगा वह प्रायः स्त्रीलिंग होगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं इसको एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि देखिए बात, यहाँ पर अंतिम अक्षर क्या देख रहे हैं? तो है। जात, यहाँ भी अंतिम अक्षर क्या देख रहे हैं? तो है। इसी प्रकार रात, लात, ये सब जितना भी होगा, यानी कि जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर तो होगा तो वह प्रायः जो होगा वह स्त्रीलिंग होगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर भात, दांत, गीत, ये सब जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, भूत, शरबत, ये सब पुल्लिंग है। तो आपको दिमाग में सिर्फ याद रखना है कि किसी शब्द का अंतिम अक्षर यदि तो हो तो वह प्रायः स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो उदाहरण के तौर पर आप इसको सिर्फ याद रख लीजिएगा कि भात नहीं होगा, ये पुल्लिंग होगा। दांत हमारा पुल्लिंग होगा। गीत हमारा पुल्लिंग होगा। भूत हमारा पुल्लिंग होगा। शरबत, ये सब जितने भी हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। आशा करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। यदि आपने नहीं समझा है तो आप इसको एक बार दो बार ढंग से देखिएगा, तो आपको सिर्फ नियम यदि याद हो गया तो फिर आपको लिंग में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अक्सर विद्यार्थी जो है ये कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ये कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। इसी वजह से जो है मिस्टेक हो जाता है, और हर एक एग्जाम में लिंग से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए आप भली भांति इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नियम क्या है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में देखिए क्या हो, अंत में क्या हो? आई हो, आई, ठीक है, ता हो, वट हो, हट हो, ये सब अगर लगा रहे, यानी आई हो, ता हो, वट हो, हट हो, यदि ये सब कुछ लगा रहता है कि जिन संज्ञाओं के अंत में, जो भी संज्ञा है उसके अंत में यदि ये सब चीज़ आप देख लीजिए तो डायरेक्ट कह दीजिए कि ये प्रायः स्त्रीलिंग ही होंगे, कुछ अपवादों को छोड़ करके। देखिए अपवाद तो हर चीज़ में होता है, तो इसलिए कुछ अपवाद तो रहता ही है, लेकिन वो सब जो अपवाद है उसको आपको दिमाग में सेटल करना पड़ता है। यही अपवाद के कारण क्या होता है कि हम लोग जानबूझकर भी गलती कर देते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है। तो अपवाद मेनली आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप अपवाद को याद रखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और यदि आप नियम याद रखते हैं तो फिर आपको लिंग जो है वह चुटकी का खेल है, आराम से प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ अपवाद, जैसे कि देखिए यहाँ पर आई है, लड़ाई, फिर यहाँ मित्रता, इसमें भी ता है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं बनावट, इसमें वट है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं उकताहट, इसमें भी हट है। तो ये सब कुछ अपवाद है,
सॉरी, ये आप देख रहे हैं अपवाद नहीं, बल्कि ये सब जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा है, यानी भाववाचक संज्ञा के अंत में ये सब लगा रहे। तो ये सब अगर लगा रहता है तो कुछ अपवाद इसमें भी हो सकता है, लेकिन आप भली भांति यहाँ पर जान लीजिए कि लड़ाई, मित्रता, बनावट, उकताहट, यानी किसी सजावट, ठीक है, चिल्लाहट, ये सब जितना भी होगा ये प्रायः जो है स्त्रीलिंग ही होंगे। इस चीज़ को आप दिमाग में सेटअप कर लीजिए। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि हमारा नियम आकारांत संज्ञाएं जो होती है वह प्रायः स्त्रीलिंग होती है। आकारांत, आकारांत, देखिए ये सब बहुत दिक्कत हो जाता है संस्कृत में। कभी कभी जो हम पढ़ते थे तो आकारांत, उकारांत, एकारांत, ओकारांत, औकारांत, ये सब थोड़ा समस्या उत्पन्न कर देता था। तो आपको मेनली समझना होगा कि इकारांत क्या हुआ, आकारांत क्या हुआ, औकारांत क्या हुआ, आकारांत क्या हुआ। तो इन चीज़ों को समझने के लिए जो संज्ञा है उसके अंत वाले चीज़ को आप नोटिस कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दया, या मना आ, आकारांत शब्द हो गया। इसी प्रकार माया, मा या मना आ। इसी प्रकार काया, इसमें भी आ देख रहे हैं। लज्जा, इसमें भी आ देख रहे हैं। क्षमा, इसमें भी आ देख रहे हैं। तो जितना भी आकारांत शब्द होगा, यानी कि आकारांत संज्ञा होगा, वह प्रायः ही जो है वह क्या होता है, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नियम क्या है, नकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। नकारांत का मतलब हुआ कि जब किसी संज्ञा के अंत में ना लगा रहे तो उसको हम नकारांत शब्द कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रार्थना, प्रार्थना में क्या है, ना है। इसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं वेदना, वेदना में क्या है, ना है। घटना, इसमें भी क्या है, ना है। उसके बाद रचना, इसमें भी क्या है, ना है। तो ये जितना भी आप यहाँ पर शब्द देख रहे हैं इस सब में क्या है, ना है। तो ये जो है नकारांत संज्ञाएं क्या होती है, प्रायः हमारा स्त्रीलिंग होता है। तो इस चीज को आप भली भांति समझ गए। अब देखिए उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। उकारांत आपको पहले बताया, मैंने पहले बताया कि आकारांत, ओकारांत, औकारांत, एकारांत, ये सब चीज होता है। तो उकारांत संज्ञाएं जो होती है वह प्रायः स्त्रीलिंग ही होती है। जैसे कि देखिए यहाँ वायु, तो हर्षुकार है यहाँ पर उकारांत, उ हर्षहु और दुर्गहु होता है ना, तो उकारांत है तो वायु। इसी प्रकार मृत्यु में देख रहे हैं उकारांत शब्द है। फिर आयु में देख रहे हैं उकारांत है। फिर वस्तु, धातु, इस तरह से यदि कहीं आपको देखने के लिए मिल जाए तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा कि ये संज्ञाएं जो है स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ अपवाद है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होता है। ठीक है, तो अपवाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे देखिए लघु, इसमें उ है लेकिन ये जो है स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि ये क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लघु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु, ये सब जितने भी चीज़ होंगे वह प्रायः जो है पुल्लिंग होंगे। तो कुछ अपवाद है उसको आप नोटिस कर लीजिए और मेनली जो है आप नियम को ढंग से याद कर लीजिए। एक बार हम अगेन इस नियम को दोहरा देना चाहते हैं कि दीर्घकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं और जिस शब्दों के अंतिम अक्षर तो और हो वे जो है प्रायः जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आई, ता, वट, हट इत्यादि हो वह भी स्त्रीलिंग होगा। और आकारांत संज्ञाएं प्रायः क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। और उकारांत संज्ञाएं भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, जो मैंने यहाँ पर कुछ अपवाद आपको बताया। अब हम लोग नेक्स्ट नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नियम को समझते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए नियम नंबर 7 क्या है। तो नियम नंबर 7 है कि नदियों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम क्या होंगे, तो स्त्रीलिंग होंगे। तो अब आप देख सकते हैं जैसे गंगा हो गया, ये हमारा स्त्रीलिंग हुआ। कोसी हो गया, ये हमारा स्त्रीलिंग। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं यमुना, महानदी, ये सब जितने भी नदी हैं ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, कुछ अपवाद है तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि अपवाद को आपको माइंड में सेटअप करना होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अपवाद में जैसे कि सोन नदी हुआ, सिंधु नदी हुआ, ब्रह्मपुत्रा नदी हुआ, ये सब नदी क्या है, पुल्लिंग है। तो क्योंकि ये शब्द जो है नदियाँ, यानी कि ये शब्द जो है नदियाँ नहीं बल्कि नद हैं। ये क्या है, नद है, ना कि नदियाँ हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा नियम कहता है नक्षत्रों के नाम, यानी नक्षत्र के जो नाम होंगे वह प्रायः जो होंगे स्त्रीलिंग होंगे, कुछ अपवाद को छोड़ करके। मेनली आपको याद रखने की चीज़ें हैं, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ को आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अश्विनी एक नक्षत्र का नाम हुआ, भरणी एक नक्षत्र का नाम हुआ, रोहिणी एक नक्षत्र का नाम हुआ। ये सब जितने भी नक्षत्र हैं ये सब जो है स्त्रीलिंग है।
कुछ अपवाद है। तो अपवाद में अब क्या क्या हो सकता है, तो इस चीज़ को देखिए आप। तो अपवाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे पुनर्वसु, ये नक्षत्र का नाम है। पुष्य एक नक्षत्र का नाम हुआ। हस्त एक नक्षत्र का नाम हुआ। मूल एक नक्षत्र का नाम हुआ। ये जितने भी नक्षत्र अपवाद में मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। ठीक है, तो अपवाद को अगर आप याद रखते हैं तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन क्रिएट करता है मेनली अपवाद। वैसे तो आप इसका नियम यदि आप जान लीजिएगा तो फिर आपको लिंग समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। बट अगर आप अपवाद के चीज़ों को अगर नहीं समझ रहे हैं तो वहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, जो मतलब परीक्षा लेने वाला रहता है, तो वो क्या कर देता है कि वो इस तरह की चीज़ों को डाल देता है जिससे कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए अपवाद को मेनली आप दिमाग में सेट कर लीजिए। और आज हम जो है लिंग के बारे में जितने भी नियम हैं, सारे के सारे नियम को मैं बता दूंगा। और आपको अगर आप इस वीडियो को भली भांति विजिट कर लेते हैं, पूरा अंत तक देख लेते हैं, तो लिंग में कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ को। तो आप देखिए कि खाने पीने के यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है कि खाने पीने की चीज़ें, यानी कि खाने पीने की चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, खाने पीने की चीज़ें तो यही हुआ कि जो हम लोग खाते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें जो होती है वह प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिए कि खाने पीने की चीज़ें जो होती है वह हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे कि देखिए कचौड़ी, हम लोग शादी विवाह में कचौड़ी खाते हैं, पूरी खाते हैं, खीर खाते हैं, तमाम तरह की चीज़ों का हम लोग सेवन करते हैं ना। तो दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। ये आप मेनली दिमाग में सेट कर लीजिए कि खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होंगी वह प्रायः जो है हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कुछ अपवाद को आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये सारे चीज़ जो होंगे वो स्त्रीलिंग नहीं होकर बल्कि पुल्लिंग होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन पुल्लिंग होगा। तो अपवाद में आप यहाँ पर देखिए कि पराठा आप खाते हैं, हलवा ये भी आप खाते हैं, भात, दही, रायता, ये सब जितने भी हैं ये पुल्लिंग है। इन चीज़ों को आपको नोटिस करके याद रखना होगा कि मैंने क्या बताया। अब देखिए नेक्स्ट नियम हमारा कहता है कि साकारांत संज्ञाएं, यानी साकारांत संज्ञाएं जो होते हैं वह क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि देखिए साकारांत का मतलब हुआ कि लास्ट में सो ओ यानी सो हो गया, तो सो अकारांत यानी कि सकारांत। तो लास्ट में जब कभी किसी संज्ञा के अंत में सो लगा रहे तो जो है वे प्रायः जो है स्त्रीलिंग होंगे। तो उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं मिठास, तो इसमें देखिए सौ लगा हुआ है। इसी प्रकार सांस, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सौ लगा हुआ है। घास, इसमें भी आप देख रहे हैं कि सौ लगा हुआ है। रास, इसमें भी देखिए कि आप सौ लगा हुआ है। रास को हम जो है ना लगाम कहते हैं, लगाम, ये शॉर्ट याद रखने की चीज़ें हैं। तो 100 है तो यानी कि अगर आपको लगाम कह दे तो दैट मीन्स रास, यानी कि यह हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो इस चीज़ को आपने समझा। लेकिन कुछ अपवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपवाद आप जब भी लिंक पढ़ते हैं तो अपवाद आपको जानना ही होगा। तो देखिए अपवाद में क्या है, निकास, कांस, बांस, ये सब पुल्लिंग है। तो क्या क्या है, निकास, कांस, बांस, ये सब क्या है, तो पुल्लिंग है। क्योंकि इसमें इसके लास्ट में भी आप देख रहे हैं कि सौ लगा हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग है। इसी प्रकार अगर आप 11वां नियम को देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि जिन संज्ञाओं के अंत में त्रो हो, देखिए जिन संज्ञाओं के अंत में क्या हो, त्रो हो, यानी कि त्रो लगा रहे, लास्ट में यदि किसी संज्ञा के अंत में त्रो लगा रहेगा तो वे प्रायः जो होंगे वह पुल्लिंग होंगे, प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। तो आप यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन कौन सा जो है हमारा पुल्लिंग होगा। तो जैसे में आप यहाँ पर देखिए कि चित्र में लास्ट में क्या है, त्रो है। इसी प्रकार मित्र के लास्ट में क्या है, त्रो है। इसी प्रकार पात्र, नेत्र, गोत्र, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं। तो चलिए अब आगे के नियम को हम समझने का प्रयास करते हैं बारी बारी से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग नियम नंबर 12 देखेंगे। तो देखिए नियम नंबर 12 क्या कहता है कि ना अंत संज्ञाएं, ना अंत संज्ञा, यानी कि जिस संज्ञा के अंत में क्या हो, नौ लगा रहे अंत में, तो उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, यानी वह प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि देखिए पालन में लास्ट में क्या देख रहे हैं आप, नौ लगा हुआ है। इसी प्रकार दमन में क्या देख रहे हैं, नौ लगा हुआ है। फिर वचन, वो चौ नौ, लास्ट में क्या है, नौ है। उसी प्रकार यहाँ देखिए कि वातायन, यानी यहाँ पर भी नौ लगा हुआ है आदि। ये सब संज्ञाएं जो होंगे वे प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब आगे देखिए कि जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता हो,
ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यदि आप नियम याद रखते रह जाते हैं तो आपको लिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन नियम चूँकि आपको याद रखना होगा, तो हम अब ऐसे बता रहे हैं, यदि आप इसको भली भांति समझते जाइएगा मेरे साथ तो 50 से 80% तक आपका लिंग कवर हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर एक दो बार पढ़ लीजिएगा फिर आपको लिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है वे प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि देखिए, अब पहले यहाँ पर देखिए 13 नंबर नियम समझिए पहले, क्योंकि जो प्रत्यांत संज्ञा यानी कि जब किसी संज्ञा के अंत में जो प्रत्यय लगा रहे तो वे संज्ञाएं जो होंगे प्रायः क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि जलज, लास्ट में क्या देख रहे हैं कि जो लगा हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडज, लास्ट में क्या लगा है, जो लगा हुआ है। फिर यहाँ देख रहे हैं आप पिंडज, लास्ट में क्या लगा है, जो लगा है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं स्वेदज, लास्ट में क्या लगा है, तो जो लगा है। तो ये सारे संज्ञा जो होंगे, चूंकि इसके लास्ट में जो लगा हुआ है तो इसको हम पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए नियम नंबर 14। नियम नंबर 14 आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिन संज्ञाओं के अंत में क्या हो, ख हो। जिन संज्ञाओं के अंत में, जैसे उसमें जो लगा था उसी प्रकार इसमें क्या लगा हो, ख हो अंत में, वे प्रायः क्या होंगे, तो पुल्लिंग होंगे। कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि नख, नौख, नख, लास्ट में क्या है, ख है। मुख, लास्ट में क्या है, तो ख है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुख, लास्ट में क्या है, तो ख है। फिर यहाँ सुख, तो लास्ट में क्या है, तो ख है। फिर यहाँ लेख, लास्ट में क्या है, तो ख है। तो ये सारा जो वर्ड है ये हमारा पुल्लिंग कहलाएगा। ठीक है, अपवाद में कुछ आप दिमाग में रखिए कि अपवाद में जैसे कि भूख, ये कुछ एक एग्जाम्पल है ऐसा जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप नियम समझिए, नियम नंबर 15। तो नियम नंबर 15 क्या कहता है कि अकारांत और आकारांत, यानी अकारांत और क्या होना चाहिए, आकारांत जो है निर्जीव शब्द जो होंगे वह प्रायः हमारा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो जैसे कि देखिए कि यहाँ पर जल, तो लो में क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। फिर यहाँ पर पत्थर, यहाँ भी लास्ट में देख रहे हैं कि ये निर्जीव है, यानी पत्थर क्या है, निर्जीव है। तो लास्ट में लेकिन छिपा क्या हुआ है, तो अ छिपा हुआ है। पहाड़, इसमें भी देख रहे हैं निर्जीव है। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं निर्जीव है, तो इसमें अकारांत लगा हुआ है, इसमें अकारांत लगा हुआ है, इसमें ये लगा रहा है। तो जितना भी निर्जीव होगा, अकारांत और क्या कहते हैं अकारांत, वे प्रायः जो होंगे पुल्लिंग होंगे। ठीक है, इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि अपवाद में है, जो कि स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि याद, याद में अ है। लहर, तरंग, राह, सड़क, आँच, छत, हिंग, मिर्च, खटिया, पीढ़िया, डिबिया, पटिया, ये सब आप देख रहे हैं। ये सब क्या है, हवा, आ लगा हुआ है। तो ये सारे जितने भी हैं ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब नियम नंबर 16 देखिए। नियम नंबर 16 क्या है, नियम नंबर 16 है कि शरीर के अंग के नाम, यानी शरीर के अंग का जो नाम होगा वह हमारा पुल्लिंग होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, कान, ये शरीर के एक अंग का नाम है। मुंह, शरीर के एक अंग का नाम है। दांत, शरीर के एक अंग का नाम है। इसी प्रकार होठ, पेट, ठीक है, पाँव, हाथ, गला, मस्तक, तालू, बाल इत्यादि जितने भी हैं वे सारे पुल्लिंग हैं। कुछ अपवाद हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। केहूनी, जैसे कि ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग। कलाई, नाक, आँख, जीभ, ढोढ़ी, खाल, बाँह, पीठ, कमर, जांघ, टांग, अंगुली, नस, हड्डी आदि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस चीज़ को आपने समझा। अब हम लोग नेक्स्ट नियम को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग जो है अब नियम नंबर 17 को समझेंगे। नियम नंबर हमारा 17 क्या है, तो देखिए नियम नंबर 17 कहता है रत्नों के नाम जो होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम यानी कि जो हम लोग पहनते हैं, जैसे कि हीरा, पन्ना, मोती, जवाहर, ये सब जितने भी रत्न हैं इसके नाम क्या होंगे, हमेशा पुल्लिंग होंगे। ये आपको याद रखना है। धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जो भी धातु है उसके नाम हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग। जैसे हीरा, तांबा, सोना, ये सब धातु है। टीन, रूपा, कांसी, रांगा आदि, ये सब जितने भी हैं ये जो है धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग होंगे। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है। इसी प्रकार अपवाद में, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि चांदी जो होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, एक अपवाद है। नेक्स्ट है कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, यानी हम लोग जितने भी अनाज खाते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि गेहूँ, जौ, चावल, चना, मटर, ये सब जितने भी अनाज हैं ये पुल्लिंग होते हैं।
कुछ अपवाद है जो कि आपको दिमाग में रखना होगा, सेट करना होगा, जैसे कि मकई, ज्वार, मूंग, अरहर, खेसारी, ये सब जितने भी अपवाद हैं तो ये जो है हमारा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम स्त्रीलिंग कह सकते हैं। अब देखिए नियम नंबर 20। नियम नंबर 20 है कि फलों यानी कि फलों और पेड़ों के नाम जो होते हैं वह प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए आम, अमरूद, ठीक है, कटहल, उसके बाद सागौन, चीर, पीपल, बर आदि, ये सब फलों और पेड़ों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यानी कि जितने भी फल हैं और उनके जो पेड़ हैं यानी कि जो पौधे हैं उनका जो नाम होगा वह प्रायः पुल्लिंग होगा, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे कि लीची, उसके बाद नारंगी और नाशपाती, ये 3 जो है ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। अब नेक्स्ट देखिए नियम नंबर 21। भौगोलिक स्तर पर जैसे कि जल और स्थल भागों के नाम, यानी कि जल और स्थल भागों के नाम जो होंगे वह प्रायः पुल्लिंग होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्वत हो गया, समुद्र, द्वीप, रेगिस्तान, वायुमंडल, पाताल, देश, नगर, ये सब हमारा क्या होगा, भौगोलिक जल और स्थल के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए। कुछ अपवाद देखिए, जैसे धरती यानी पृथ्वी, झील, घाटी, ये हमारा स्त्रीलिंग होगा। इस तरह से लिंग से संबंधित मैंने जो है लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं और लिंग को समझने के लिए नियम क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैंने इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दे दिया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जो है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे, और लाइक शेयर भी कीजिए ताकि अन्य को भी बेनिफिट हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा इसमें और कुछ बचा है जो मैं कभी आपको किसी वीडियो के यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं और हमको लिंग के बारे में जानना है, प्रत्यय जानना है, तो वो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।